नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2026 में होने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हिंदी के। इसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और उम्मीद करता हूँ आखिरी तक बने रहिएगा और अपने स्कोर को और बेहतर बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, जो कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि वर्तनी से संबंधित सवाल है और ये सवाल आखिरकार आता ही है। बोला गया है कौन सा शब्द इसमें एकदम सही लिखा गया है वर्तनी के अकॉर्डिंग। पौराणिक, पुराणिक और पौराणिक या फिर पुराणिक। अब देखिए, जो ये पौराणिक है वो हमारा किससे बना है? तो पुराण से बना है। किससे बना है? पुराण से मिलकर बना है, जिसमें आखिरी में इक लग गया है। अब इक लग के गया है तो आगे आगे जो अक्षर होता है वो हो जाता है जिसका, जैसे कि ऊ का या फिर छोटी ऊ का परिवर्तन किसमें हो जाता है? तो ओ में हो जाता है। तो इसी तरीके से जो पुराण है वो हमारा क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। ठीक? उसका जो उत्तर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए। अगर की व्याख्या देखें हम, तो व्याख्या में लिखा गया है क्या? यह शब्द पुराण में एक प्रत्यय जोड़ने से बना है। यदि व्याकरण के नियम के अनुसार देखा जाए, जबकि जब किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है, तो शब्द के पहले स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि ऊ या फिर बड़ा ऊ का ओ हो जाना, इसलिए पुराण का पू बदलकर पो हो जाएगा। अगर मैं कोई दूसरा शब्द लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ कि भूगोल, क्या लिया मैंने? भूगोल। क्या है? ऊ है इसके अंदर, तो इसमें जो ऊ है वो अगर मैं इसके अंदर ई प्रत्यय जोड़ दूँ, इक प्रत्यय जोड़ दूँ, तो वो हो जाता है हमारा भौगोलिक। क्या हो जाएगा? तो भौगोलिक हो जाएगा। ठीक? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव यानी कि मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द रक्षक का विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि हमें पूरे सवाल में सिर्फ यही देखना है, जो अंडरलाइन किया गया है रक्षक, इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? देखिए, रक्षक का क्या होगा? तक्षक होगा नहीं। तक्षक होगा नहीं, विधिक होगा नहीं, मारक होगा नहीं, तो बचा क्या? भक्षक। क्या बचा? भक्षक। ठीक है? अगर मैं इसकी व्याख्या देखता हूँ, व्याख्या क्या होगी? कि वाक्य में रक्षक शब्द का जो अर्थ है, उसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। इसका जो सही विलोम शब्द होता है, वो होता है भक्षक, जिसका अर्थ होता है विनाश करने वाला या नष्ट करने वाला। ठीक? तो समझ आया? इसका जो उत्तर है वो आएगा भक्षक। अगला बोला गया है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि सतर्कता। सतर्कता का पर्यायवाची बताना है। सतर्कता का मतलब क्या होता है? जो सावधानी बरते। ठीक है? यानी कि जो सतर्क रहे। इसका पहला ऑप्शन देखें तो असावधानी। क्या है? असावधानी, यानी कि जिसमें सावधानी ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पर्यायवाची पूछा है, विलोम शब्द नहीं पूछा है। असतर्कता, असतर्कता भी नहीं होगा। क्योंकि इसका क्या कर दिया? विलोम शब्द कर दिया। और तसल्ली, तसल्ली का मतलब क्या होता है? यानी कि कुछ समय के लिए मतलब कि कुछ समय के लिए तसल्ली देना। ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा सावधानी। क्या आएगा? सतर्कता, यानी कि सावधानी बरतना। ठीक है? जैसे कि इसमें बोला गया है किसी कार्य के प्रति सचेत या चौकस रहना, अतः इसका सही जो पर्यायवाची है वो होगा सावधानी। असावधानी, असर्गता इसके विलोम शब्द है, बल्कि तसल्ली का अर्थ होता है सांत्वना या फिर धैर्य होता है। सतर्कता के अन्य समानार्थी अर्थ भी क्या है? यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि सजगता, चौकसी और होशियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वाक्यांश कि चंद्रमा के समान मुख वाला, यानी कि जो चंद्रमा के समान दिखता है, यानी कि जिसका मुख है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक? दस मुख। दस मुख तो किसे कहा जाएगा? जिसके दस मुख है। ठीक है? जैसे कि दशानन, रावण को कहा जाता है। चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के समान मुख, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा एकदम क्या होगा? बी एकदम सही है। अगर इसकी व्याख्या देखी जाए, तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर हो उसे चंद्रमुख कहा जाता है। यहाँ उपमेय मुख है की तुलना उपमान चंद्रमा से की गई है, यानी कि इसकी उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, और उपमेय क्या है इसके अंदर? तो मुख है, और उपमान क्या है? तो चंद्रमान है। अन्य विकल्प की व्याख्या इस प्रकार है कि 10 मुख यानी कि जिसके 10 मुख हो, यानी कि रावण। लौह पुरुष का अर्थ होता है जिसका लोहे के समान दृढ़ पुरुष हो, और गदाधार का अर्थ होता है गदा को धारण करने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। चाँद पर या बोला गया है 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। देखिए, 4 दिन की चाँदनी का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए चाँदनी होना, फिर तो हमेशा के लिए अंधेरा। या ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि अन्य से भिन्न नहीं हो सकता। कुछ यानी कि सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। हकीकत बात है कि जो सुख के समय है वो कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, उसके बाद तो दुःख ही दुःख होता है। मौका निकल जाने पर सहायता के लिए आना, बिल्कुल नहीं। अनुभवी होना, बिल्कुल नहीं। जो इसका सही उत्तर है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ समय के लिए सुख, उसके बाद दुःख। इस अगर इसकी व्याख्या देखी जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? कि वैभव या सुख की स्थिति क्षणिक होती है और वह सदैव स्थिर नहीं रहती। जैसे चांदनी रात केवल कुछ दिनों के लिए आती है और फिर अमावस्या का अंधेरा छा जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख के दिन भी कुछ कम समय के लिए आते हैं। अंततः हमें सुख में अहंकार नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें। मानव एक विवेकशील और
प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है या शील प्राणी है, मननशील प्राणी है या फिर माननशील प्राणी है। तो मानव एक विवेकशील के साथ-साथ एक चिंतनशील प्राणी भी है। इसकी व्याख्या देखी जाए तो मानव मानव वह सोच समझ कर निर्णय लेता है, उसे विवेकशील कहा जाता है। साथ ही में जो चिंतनशील शब्द है वो तालमेल सबसे सटीक है, क्योंकि चिंतन करना मनुष्य का स्वाभाविक प्रकृति है। पूर्ण वाक्य जो होगा वो होगा मानव एक विवेकशील और चिंतनशील प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि रेखांकित खंड के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। देखो, पूजनीय पिताजी का आदेश है। देखिए, पूजनीय जो लिखा गया है वो अशुद्ध लिखा गया है वर्तनी के हिसाब से। जो इसको इसकी जगह या फिर पूज्य लिख सकते हो या फिर पूजनीय आएगा। क्या आएगा? या फिर आता है पूजनीय। आधा जा नहीं आता। अगर आधा लगाना है तो पीछे निय नहीं आएगा। ठीक है? या फिर लिख सकते हैं पूज्य पिताजी का आदेश या फिर लिख सकते हैं पूजनीय पिताजी का आदेश। बाकी के क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो हमारे गलत है। व्याख्या देखें तो हिंदी वर्तनी के अनुसार पूजनीय शब्द अशुद्ध है। सही शब्द पूज्य होता है या फिर पूजनीय होता है, जो पिताजी के लिए सम्मानजनक और व्याकरणिक रूप से सही विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? तो पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे 10 नंबर के होते हैं। पैराग्राफ क्या दिया गया है कि होली का त्योहार प्रतिवर्ष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हमें पता है कि होली जो है वो वर्ष के अंतिम माह में बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार है, उसमें जो माह शुरुआत होता है वो चैत्र से शुरुआत होता है और जो खत्म होता है वो होता है फाल्गुन पे। क्या होता है? तो फाल्गुन पे खत्म होता है। तो जो अंतिम महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार वो होता है फाल्गुन, और जो होली का त्योहार है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला दे रखा है कि पूर्णिमा की रात्रि को दहन होता है। किसका दहन होता है? सूर्पणखा का दहन नहीं होता, रावण का नहीं होता, मेघनाथ का नहीं होता, तो किसका दहन होता है? जब होली की बात कही है तो होलिका का दहन होता है। तो इसका जो आंसर है बी है। अगला देखते हैं, सभी रिक्त स्थान भुलाकर एक दूसरे पर रंग रंग डालते हैं। तो सभी काम भुलाकर, नाम भुलाकर, पर्वों को भुलाकर, भेदभाव को भुलाकर। तो यहाँ पर जो आएगा, सभी भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे पर रंग डाले जाते हैं। यानी कि होली में कोई दुश्मनी, कोई दोस्ती नहीं देखी जाती, ना ही दुश्मनी को इग्नोर करके सब सारे भेदभाव को छोड़कर एक दूसरे को प्रेम भाव से क्या होता है, तो होली का त्योहार मनाया जाता है। इसमें होगा भेदभाव भुलाकर। रंगों का पर्व होली एक काल्पनिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है या फिर पौराणिक दृष्टि से या फिर आधुनिक दृष्टि से या फिर साहित्यिक दृष्टि से। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा हमारा पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। इसी दिन शत्रु भी अपनी शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं। यहाँ पर जो क्या आएगा, तो शत्रुता भुलाकर या फिर भाईचारा भाईचारा भुलाकर या फिर दोस्त या मतभेद। देखो, शत्रु क्या बुलाएगा? अपनी शत्रुता बुलाएगा। ठीक है? तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कि रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए। मैं उससे पहले बता देता हूँ सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किया जाता है जो शब्द, वह सर्वनाम कहला जाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम। मैं कहूँ तो हमारे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं हमारे सर्वनाम के। ठीक है? कितने होते हैं? 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो हमारे कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है? हम एक-एक करके हर क्लास में एक-एक टॉपिक को भी हम कवर करते जाएँगे धीरे-धीरे। ठीक है? उसी में से आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर आज बात करेंगे हम तो 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, क्या होता है? उत्तम पुरुष। एक होता है मध्य पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। मध्य पुरुष में जो बात की जाती है वो करी जाती है अपने आप के लिए, यानी कि मैं, आप या फिर हम की बात करी जाती है। मध्य में करी जाती है तुम, तू या फिर तुम्हारा या फिर इनसे बनने वाली अनेक जो भी हमारी कार्य विभक्ति है, और अन्य में जो बात करी जाती है वो करी जाती है वह, यह या फिर वे, ये, इनकी बात करी जाती है। बोला क्या है कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम कौन-सा है? तो सही विकल्प चुनें, वह कल मुझसे मिलने आएगी। यानी कि जो वह है इसमें कौन-सा पुरुषवाचक सर्वनाम इसके अंदर शामिल किया गया है? तो मैंने यहाँ पे बताया उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम आते हैं, मध्य पुरुष में आता है तू, तुम, और अन्य पुरुष में आता है यह, वह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एकदम अन्य पुरुष। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इसकी व्याख्या देखूँ, तो वाक्य में वह शब्द का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो वहाँ उपस्थित नहीं है। देखिए, उत्तम पुरुष में जो वाक्य होता है यानी कि जो प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है वक्ता करता है, और मध्य श्रोता होता है, और जो अन्य में आता है, वो होता है तीसरा पर्सन, यानी कि किसी देखो, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। ठीक है? ये तो वक्ता है और ये सुनता क्या है? ये सुन रहा है, तो ये श्रोता हो जाएगा। ठीक है? तो तीसरा व्यक्ति किसके बारे में बात हो रही है, वो हो जाता है हमारा अन्य पुरुष। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा देखिए, पहले तो संज्ञा का ही एक क्या है, भेद है। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है, यानी कि जिसमें जातियों का बोध हो। किसका बोध हो? तो जाति का बोध हो, यानी कि जो
दुनिया में एक ना होकर बहुत सारी हों। जैसे कि अगर मैं नदी की बात करता हूँ, नदी बहुत सारी है। अगर मैं बात करता हूँ झीलों की, तो झील भी बहुत सारी है। अगर मैं बात कर देता हूँ किसकी, ग्रह की, तो ग्रह भी बहुत सारे हैं। अगर मैं देश की बात करता हूँ, तो देश भी बहुत है। अगर मैं लड़का की बात करता हूँ, तो लड़का बहुत है। ज़रूरी नहीं है भारत में ही लड़के हैं या फिर एक ही लड़का है। अगर मैं बात करता हूँ लड़की की, तो लड़की भी बहुत है। अगर मैं बात करता हूँ किसी अन्य की भी, अगर मैं कहता हूँ पर्वत है, तो पर्वत भी बहुत है। यानी कि जो जाति का बोध कराते हैं, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मिठास, तो मिठास क्या है? मिठास हमारा क्या है? एक भाव है। यानी कि क्या है? तो यानी कि मिठास एक भाववाचक संज्ञा है, जो कि दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिठास भाव से बात करता है, तो वो दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैं बात करता हूँ राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, तो ये कौन-सा जो संज्ञा जो है वो कौन-सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ गंगा, तो गंगा बेशक नदी में आती है, लेकिन गंगा का एक नाम दे दिया, तो ये भी किसमें आ जाएगी? तो व्यक्तिवाचक किसमें आ जाएगी? संज्ञा में आ जाएगी। बात आती है पर्वत, तो पर्वत भारत में भी है और अनेक देशों में भी है। ज़रूरी नहीं है पर्वत एक ही हो। तो इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिए, मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन-सा भेद है? तो क्रिया मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्रिया जो है, अगर मैं बात करता हूँ कि क्या कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है? मनोहर सो रहा है, यहाँ पे मैं बताता हूँ मनोहर क्या है? मनोहर एक कार्य है, यानी कार्य सॉरी कर्ता है एक, और सोना क्या है? एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो मनोहर क्या सो रहा है? यहाँ पे हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। अगर इसकी व्याख्या देखी जाए, सोना एक ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसका फल सीधे कर्ता मनोहर पर पड़ रहा है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि वाक्य में होता मनोहर पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ना सकर्मक क्रिया होता, क्योंकि पुस्तक कर्म मौजूद है। ठीक है? यहाँ पे मैं और एग्जाम्पल के इस अगर समझाऊँ, तो मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ कि राम पत्र लिखता है। मैंने बोला राम पत्र लिखता है। तो देखिए, राम क्या है? एक कर्ता है, और लिखना क्या है? एक क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है, ठीक है? और राम क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है, यानी कि कर्म क्या है? तो यहाँ पर पत्र है, तो ये क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया है। ठीक? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, कहानी शब्द का सही बहुवचन बताइए। देखिए, कहानी शब्द, देखिए कहानियाँ, कहानियाँ, कहानी या फिर कहानियों, कहानियों और कहानी तो होगा नहीं। कहते हैं ना, हमारी दादी ने अनेक कहानियाँ सुनाई बचपन में, तो कहानियाँ। जब देखिए ईया जब लग जाता है पीछे, ईया जब लगता है, तो जो छोटी ई की मात्रा है, सॉरी बड़ी ई की जो मात्रा है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब व्याख्या में देखते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जिसके अंत में ई हो का बहुवचन बनाते समय ई को ई छोटा कर दिया जाता है, यानी कि वही मैंने बताया, जो बड़ी ई है उसको छोटा ई कर दिया जाता है और अंततः में ईया यानी कि या जोड़ दिया जाता है। इस नियम के अनुसार कहानी का नी बदल कर नी हो गया और सही बहुवचन कहानियां बना। समझ आया? अगला क्वेश्चन है, इनमें से किताब शब्द किस श्रेणी का है? अब देखिए किताब जो है वो क्या है? हिंदी भाषा का ही शब्द है या फिर दूसरी भाषा का है? तो मैं समझाता हूँ कि जो देखिए तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वह होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो हिंदी भाषा के होते हैं। तो किताब तत्सम भाषा का नहीं है। अब देखिए जो किताब है वो हमारी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि ये अरबी फारसी शब्द है। तो ये हमारे देश का ही नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है विदेशज शब्द कहा जाता है। अगर व्याख्या में देखूं कि किताब मूल रूप से अरबी फारसी अरबी भाषा का शब्द है, चूंकि यह एक विदेशी भाषा है से हिंदी में आया है, इसलिए इसे विदेशी शब्द कहा जाता है। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी अनेक शब्द विदेशज की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पत्ते पेड़ की पत्ता गिरी, यानी कि यहाँ पे देखो व्याकरण की दृष्टि से की नहीं होना चाहिए, और गिरी पत्ता क्या है? एक स्त्रीलिंग का भाव करा दिया, जो कि गलत है। पेड़ में से पत्ता गिरा, नहीं, मैं क्या है? यहाँ पे गलत है, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ये भी गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि एकदम सही बनता है पेड़ से पत्ता गिरा। व्याख्या देखें कि यहाँ पेड़ से में अपादान कारक है, क्योंकि पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। अन्य विकल्पों में लिंग संबंधी पत्ता गिरी अशुद्धि है और कारक संबंधी पेड़ से वैसे अशुद्धि है। त्रुटियां हैं, सही क्रम कर्ता कर्म और क्रिया का पालन यहाँ किया गया है। सबसे पहले हमें कर्ता होना चाहिए, उसके बाद हमारा कर्म होना चाहिए और फिर क्रिया होनी चाहिए, तभी हमारा सही शब्द बनता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है यथा समय शब्द में कौन सा समास है? अगर मैं देखूं इसमें तो कौन सा समास है, तो ये बनता कैसे है? तो बनता है यथा धन समय से मिलकर बनता है। यथा एक क्या है? तो क्या है? तो यथा जो है हमारा एक उपसर्ग है और समय हमारा प्रत्यय है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा अव्ययीभाव समास। देखते हैं
यथा का समास विग्रह किया जाए तो समय के अनुसार इस शब्द में पहला पद यथा एक अव्यव उपसर्ग जैसा है और यही पद प्रधान है। जिस समास का पहला पद अव्यव या प्रधान हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। या फिर सीधी-सी दिमाग में डाल लीजिए जिसमें उपसर्ग आ जाए, जिसमें उपसर्ग कुछ जुड़ा हो जैसे प्रति हो, प्रत्येक हो, इसमें क्या है? प्रति हमारा एक क्या है? उपसर्ग है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए, संकर शब्द का सही संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद जो होता है, मैं कहता हूँ संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की संधि होती है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब देखिए, संकर का जो सही संधि विच्छेद होता है, वो होता है सम, धन, कर। क्या होता है? सम, धन, कर। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं, संकर में व्यंजन संधि है, ठीक है? नियम यह है कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन का से माँ तक आए, तो माँ उसी वर्ग के पंचम अनुस्वर में बदल जाता है। यहाँ सम का माँ बाद में आए का के प्रभाव से अनुस्वार बन गया, अतः शुद्ध विच्छेद सम धन कर होगा। ठीक है? इसका जो सही उत्तर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ सभी को यहाँ पर क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और आपकी तैयारी में एक विशेष रूप ये रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।